हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th की हिंदी की नई बुक वीणा से पाठ 2 न्याय की कुर्सी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन एक शहर का नाम है और प्राचीन मीन्स हो गया पुरानी, और ऐतिहासिक मीन्स उस नगर का कोई ना कोई पुराना इतिहास रहा हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था, मीन्स कि बहुत बड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे, यहाँ वहाँ टीले थे, मतलब कि टीले मीन्स हो गया मिट्टी के ढेर बने हुए थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था, और एक दिन क्या हुआ, उस टीले के आसपास एक बच्चों का ग्रुप वहाँ पे खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया, और उनमें से जो एक बच्चा था वो कूदता भागता हुआ टीले पर चढ़ गया। जो मिट्टी के टीले जगह जगह पे बने हुए थे उस पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा, और अचानक से ही उसका पैर किसी चीज़ में लगा और ठोकर खाकर वह गिर गया। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। जब उसके पैर में चोट लग गई तो उसने इधर उधर देखा कि आखिर चोट किस चीज़ से लगी है। तो उसने देखा कि एक चिकना सा पत्थर था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई, और वहाँ से वो उठकर अपने दोस्तों के पास गया और उसने उनको बुलाकर वह शिला में पत्थर दिखाई। ठीक है, फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। और उस बड़े से पत्थर पे वो बैठ गया और उस पर बैठ के बहुत ही गर्व के साथ बोला कि यह सिंहासन मेरा है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तो वहाँ पे जो बड़ा सा पत्थर मिला उस पर वो बच्चा बैठ गया और बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और बाकी उसके जो दोस्त थे उनको बोला कि तुम सब मेरे दरबारी हो, तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उसका फैसला करूंगा। तो ये जो बच्चा था जिसको ठोकर लगी थी, वो बड़े से जो पत्थर मिली थी उस पर वो बैठ गया और अपने आप को बोलने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और तुम सब मेरे, जो उसके दोस्त थे उन सबको उसने बताया कि तुम सब मेरे दरबारी हो, और तुम अपनी फरियाद लेकर, मीन्स कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो लेकर मेरे पास आओ, मैं उसे सॉल्व करूँगा और मैं इसका फैसला करूँगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। ठीक है, और बाकी जो दोस्त थे सभी को ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और सारे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक में अपने मन से बनाकर, ठीक है, अपने मन से बनाकर अपनी फरियाद सुनाते। फरियाद मीन्स हो गया जो भी उनकी प्रॉब्लम होती। तो बच्चे क्या कर रहे थे कि अपने मन से झूठ मूठ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और जो राजा बना था उसको सुना रहे थे। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। ठीक है, इसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता, और सारा कुछ देखते हुए जो लड़का राजा बना था वो सारे गवाहों की बात पहले सुनता था, उसके बाद फिर अपना फैसला सुना देता था। इस खेल में सबको इतना आनंद आया कि वे रोज़ ही यह खेल खेलने लगे, और सारे बच्चों को इस खेल में बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो सबने मिलकर रोज़ ही यह खेल खेल रहे थे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। मीन्स कि सारे बच्चे मिलके रोज़ ही ये गेम खेलने लगे और रोज़ ही उनकी शिकायतें सुनी जाने लगी, और जो अपराधी होते थे उनको पेश किए जाते, उनसे बयान लिए जाते, और फिर शिला पे मीन्स कि पत्थर पे जो बच्चा बैठा होता वो फैसला सुनाता सारी चीज़ों को देखते हुए। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही इस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। ठीक है, और जब ये गेम रोज़ बच्चे खेलने लगे तो पूरे गांव में ये बात फैलने लगी, और जो राजा बनता था उसकी न्याय बुद्धि पे लोग चर्चा करने लगे। मीन्स कि वो इतना अच्छा निर्णय लेता था कि सारे गाँव के लोग उस पर चर्चा करने लगे और कहने लगे कि उस लड़के में जरूर कोई दैवी शक्ति, मीन्स ईश्वर की कोई शक्ति है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास गए। तो एक दिन दो किसानों के बीच में झगड़ा हो गया, लेकिन वो राजा के पास न जाकर इस बच्चे के दरबार में आ गए।
उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। इसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। मीन्स कि किसान की जो भी प्रॉब्लम थी, दोनों की प्रॉब्लम को उस बच्चे ने सुना और अपना फैसला सुनाया। तो उस बच्चे की फैसला सुनकर दोनों किसान ही बहुत ही ज़्यादा दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई ना जाता और उस बच्चे के न्याय की इतनी ज़्यादा चर्चा होने लगी कि गांव में कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो वो राजा के दरबार में ना जाकर इस बच्चे के पास ही जाते थे सारे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो, और वो लड़का इतना अच्छा फैसला देता था कि सारे उसके फैसले से संतुष्ट होते थे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरी की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। तो जब गांव के सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को लेकर जब राजा के पास ना जाकर उस बच्चे के पास जाने लगे तो यह सुनकर राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और राजा ने बहुत ही तेज आवाज़ में बोली कि उस बच्चे छोकरे में उस लड़के की यह मजाल कि अपने आप को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। न्यायकर्ता मीन्स न्याय देने वाला समझे। और राजा ने बोला कि मैं इन किस्सों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं खुद जाऊँगा उसे देखने के लिए। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा बोलते हुए राजा लाव लश्कर मीन्स कि अपने जो भी सैनिक सिपाही और मंत्रीगण के साथ, आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि राजा जहां कहीं भी जाते तो उनके साथ उनके सैनिक सिपाही मंत्री सारे साथ में ही चलते हैं। तो उन सबको लेकर राजा उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनकी खेल देखता रहा और वह स्तंभित में चकित रह गया। ठीक है, उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इनकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जब राजा साइड में खड़ा होकर इन बच्चों के खेल को देख रहा था तो राजा को उसकी न्याय करने की क्षमता को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। और राजा ने बोला कि इनकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना मीन्स ये एक मुहावरा है। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। तो उसी समय राजा को किसी ने बताया कि जो बच्चा डेली उस कुर्सी पर बैठकर उस टीले पर बैठकर न्याय करता था वो बच्चा आज नहीं है, आज तो कोई और दूसरा ही बच्चा टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। तो राजा ने बोला कि इस कुर्सी में ही कोई ना कोई चमत्कार होगा, मैं इसकी जांच करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। अब जब राजा को कुछ शक हुआ तो उसने वहाँ की जमीन को खुदवाया और उस पत्थर को बाहर निकालने के लिए कहा। तो जब पत्थर बाहर निकला तो वो देखा कि यह तो पत्थर नहीं, कोई सुंदर सा सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थी। ठीक है, पत्थर सिंहासन के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी और सिंहासन के जो 4 पाए थे, ठीक है, पाए मीन्स जो उसके पैर थे, सिंहासन के चारों पैर पे देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। और वहाँ के जो साधु संत थे उन्होंने बताया कि ये सिंहासन कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को लेकर राज दरबार में रख दिया जाए। ठीक है, तो जब सिंहासन निकला तो राजा ने फिर से आदेश दिया कि इस सिंहासन को राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। तो राजा उस सिंहासन को अपने महल में लेकर गए थे और जब वो सिंहासन के पास जाने ही लगे कि कहीं से आवाज़ आई कि ठहरो। राजा ने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर उसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर मूर्ति बोल रही है। तो सिंहासन के चारों पाए पे मूर्ति बनी हुई थी ना, देवदूतों की मूर्ति बनी हुई थी, तो उनमें से एक पाए में से आवाज़ आ रही थी। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो?
क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? तो सिंहासन के एक पाए से आवाज़ आया कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? तो राजा लज्जा से सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। और जब मूर्ति ने बोला कि क्या तुम सिंहासन पर बैठने योग्य हो, क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है, तो यह सुनकर राजा को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगी, लज्जा में शर्म आने लगी, क्योंकि उसने हाल ही में अपने किसी दरबारी के ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तब तो तुम इसके योग्य ही नहीं हो, मूर्ति ने कहा। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। ठीक है, 3 दिन तक मूर्ति ने बोला कि तुमको अब 3 दिन तक प्रायश्चित में पश्चाताप करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई, और ऐसा कहते हुए मूर्ति आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अब दूसरी मूर्ति फिर से अब दूसरी पैर की जो मूर्ति थी वो निकल के बाहर आ गई, और उसने पूछा कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा सकपकाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। ठीक है, तो राजा फिर से पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। जब दूसरी बार राजा सिंहासन पे बैठने गया तो फिर से एक मूर्ति निकली और उसने पूछा कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला है? तो राजा फिर से सकपका गया और उसने बोला कि झूठ तो किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए मैंने कई बार बोला था। तो दूसरी मूर्ति भी थी जो पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर से उपवास किया, पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, तो हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। इस बार वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने से पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? अब तीसरी मूर्ति भी बाहर आ गई और उसने पूछा कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा पीछे हट गया। फिर से राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति ने भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। ठीक है, फिर से 3 दिन उसने पश्चाताप कर लिया। उसके बाद फिर चौथे दिन राजा सिंहासन की ओर बढ़ा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे, उनके मन में क्लेश नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब चौथी मूर्ति ने क्या कहा? चौथी मूर्ति ने कहा कि जो सारे बच्चे सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में भी कोई कलेश नहीं है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। तो ऐसा राजा ने कहा कि जब वो छोटे बच्चे बैठ सकते हैं तो मैं तो एक राजा हूँ, तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मेरे पास धन है, बल है, बुद्धि है, सब कुछ है, तो और मैं तो राजा हूँ, तो मेरे से भला और ज़्यादा सिंहासन पर बैठने लायक कौन होगा? मैं ही तो इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। ऐसा करते हुए राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। तो ऐसा जब उसने ऐसा मन में सोच लिया तो उसके मन में फिर से लालच आ गया, लोभ आ गया और वो अहंकारी की तरह बात करने लगा। तो उसी समय जो चौथी मूर्ति थी वो पंख फैलाकर आकाश में सिंहासन के समेत उड़ गई। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी न्याय की कुर्सी, जिसके लेखक हैं लीलावती भागवत। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।